मुझे लगता है हम सभी ने कभी न कभी ऐसी भव्य पार्टियों के बारे में सुना है। हाँ, या शायद किसी फिल्म में देखा हो। बिल्कुल, जहाँ संगीत की धुनें इतनी तेज होती हैं कि बस दिल की धड़कन उसके साथ ताल मिलाने लगती है। हर तरफ बस चकाचौंध है, शैंपेन एकदम पानी की तरह बह रही है। और बेहतरीन कपड़े पहने लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। हाँ, और शहर का हर मशहूर इंसान वहाँ मौजूद है। लेकिन इस पूरे दृश्य में एक बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाली बात है। अच्छा, हाँ, वो क्या? उस विशाल भीड़ में जश्न मना रहा कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि असल में ये पार्टी दी किसने है। सच में? ये काफी रहस्यमयी है। बिल्कुल, मेजबान का कोई चेहरा ही नहीं है, कोई नाम नहीं है जिसे लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हो। और देखिए, ये अज्ञानता कोई संयोग नहीं है। अगर हम बात करें 1920 के दशक के अमेरिका की, जिसे जैज एज या रोरिंग ट्वेंटीज कहा जाता था, है ना? एकदम सही। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद का समय था। लोग युद्ध की उस भयानक याद को बस किसी तरह भूलना चाहते थे। मतलब वो एक तरह का एस्केपिज्म था। हाँ, बिल्कुल। ये वो दौर था जब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही अमेरिका में शराबबंदी यानी प्रोहिबिशन लागू था। ओह, तो शराब पूरी तरह से बैन थी? हाँ, और इस पाबंदी ने एक ऐसे अंडरवर्ल्ड को जन्म दिया जहां अवैध शराब की तस्करी से लोग रातों रात करोड़पति बन रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये जो चमक दमक बाहर से बहुत आकर्षक लगती है ना, वो अंदर से उतनी ही खोखली है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का आधार यही रहस्य है। हम एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड की अमर रचना द ग्रेट गैट्सबी के पन्नों में उतर रहे हैं। बहुत ही शानदार किताब है। बिल्कुल, और हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे इस अनियंत्रित ग्लैमर, बेहिसाब पैसे और इन अंतहीन पार्टियों के सुनहरे पर्दे के ठीक पीछे एक बहुत ही गहरा अकेलापन छिपा था। हाँ, हम अमेरिकन ड्रीम की उस धारणा को खंगालेंगे जो कहती है कि कड़ी मेहनत से कोई भी इंसान कुछ भी पा सकता है। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे ये सपना एक बहुत ही भ्रमित करने वाले सच में बदल जाता है। ठीक कहा। और ये गैट्सबी नाम का ये जो रहस्यमयी आदमी है ना, जो हर वीकेंड अपने आलीशान बंगले में हजारों लोगों के लिए ये विशाल पार्टियां देता है, वही इस पूरी कहानी का केंद्र है। और मैं बताऊं, गैट्सबी का चरित्र अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। वो कैसे, मैं समझना चाहूंगी। देखिए, वो वेस्ट एग नाम की जगह पर रहता है। अच्छा, ये न्यू मनी यानी नए अमीरों का इलाका है। न्यू मनी मतलब जिन्होंने हाल ही में पैसा कमाया है, पुश्तैनी रईस नहीं। बिल्कुल, यहाँ वे लोग रहते हैं जिन्होंने अपनी दौलत हाल ही में खड़ी की है। उसकी पार्टियां इतनी बड़ी होती हैं कि न्यूयॉर्क शहर से ट्रेनें भर भर कर लोग वहां आते हैं। बाप रे, इतनी भीड़! हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि उसकी इन पार्टियों में कोई निमंत्रण पत्र नहीं होता। लोग बस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सच बताऊं तो ये मुझे आज के दौर के इंटरनेट कल्चर और कुछ खास सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की याद दिलाता ये तुलना बहुत सटीक है ना? मतलब लोग उनकी उस चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनकी पार्टियों में चेक इन करना चाहते हैं। हाँ, बस एक स्टेटस सिंबल के लिए। बिल्कुल, लेकिन असलियत में कोई भी उस व्यक्ति के संघर्ष या उसकी असली पहचान से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। सब सिर्फ एक एस्थेटिक या दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। एकदम सही कह रही हैं। लेकिन गैट्सबी के मामले में मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। वो शून्य से शुरू करके इतना अमीर बन गया है। वो अमेरिकन ड्रीम का जीता जागता प्रतीक है। फिर वो इन अनजान लोगों की भीड़ से क्या साबित करना चाहता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो खुश क्यों नहीं है, यही पूछना चाह रही है ना? हाँ, मतलब वो इतना बेचैन क्यों है? क्योंकि वो ये सब खुद के लिए या समाज में अपनी हैसियत दिखाने के लिए नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर किसके लिए? अगर हम उसकी असली प्रेरणा को समझें तो ये सारी दौलत, ये भव्य बंगला, ये पार्टियां, ये सब केवल एक भ्रमजाल था। एक जाल? किस लिए? एक बहुत बड़ा जाल जो सिर्फ एक ही इंसान का ध्यान खींचने के लिए बुना गया था। गैट्सबी की खुशी उस पैसे में नहीं थी, बल्कि उस चीज में थी जिसे वो उस पैसे के जरिए पाना चाहता था। और वो चीज क्या थी? वो इंसान थी, उसकी 5 साल पुरानी मोहब्बत, डेजी बुकानन। वो हर रात पार्टी सिर्फ इस उम्मीद में देता था कि शायद किसी दिन डेजी उस भीड़ में भटकते हुए उसके घर आ जाए। दौलत जब सिर्फ एक साधन बन जाए तो इंसान का असली लक्ष्य वो होता है जिसे वो असल में पैसे से खरीद ही नहीं सकता। बिल्कुल। और देखिए, डेजी कोई आम लड़की नहीं थी। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो ईस्ट एग में रहती थी। हाँ, जो ओल्ड मनी या पुश्तैनी रईसों का इलाका है।
ये वो वर्ग है जिसके पास पीढ़ियों से पैसा है। उनके लिए पैसा कमाना कोई संघर्ष नहीं है। वो तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। एकदम। और यही ओल्ड मनी और न्यू मनी का अंतर इस कहानी की सबसे बड़ी धुरी है। मैं समझाता हूँ, डेजी ने 5 साल पहले गैट्सबी से शादी क्यों नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उस समय गैट्सबी एक गरीब सैनिक था जिसके पास कोई भविष्य नहीं था। इसके बजाय उसने टॉम बुकैनन से शादी कर ली, जो बहुत अमीर था। ना सिर्फ वो बेहिसाब पुश्तैनी दौलत का मालिक है, बल्कि एक बेहद घमंडी और क्रूर इंसान भी है। टॉम और डेजी का समाज उन लोगों को कभी अपने बराबर का नहीं मानता जो असाधारण मेहनत करके या गलत तरीकों से अचानक अमीर बन गए हों। मतलब गैट्सबी चाहे कितना भी पैसा कमा ले, उनके लिए वो हमेशा एक बाहरी इंसान ही रहेगा। हाँ, वो कभी उनके क्लब का हिस्सा नहीं बन सकता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस अलगाव को कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत और दर्दनाक प्रतीक के जरिए दिखाया गया है। आप उस हरी लाइट की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। डेजी के घर के डॉक यानी घाट के छोर पर जलने वाली वो हरी लाइट गैट्सबी की हवेली खाड़ी के ठीक दूसरी तरफ है। हाँ, और वो अक्सर रात के अंधेरे में अपने घर के बाहर खड़ा होता है। और उस हरी लाइट की ओर हाथ बढ़ाता है, मानो वो उस लाइट को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहता हो। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं, हाँ, बताइए। गैट्सबी का ये प्रयास ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी की पुरानी तस्वीर को एक खूबसूरत फ्रेम में मढ़वाकर दीवार पर टांग ले और फिर ये उम्मीद करे कि वो व्यक्ति आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा 5 साल पहले उस तस्वीर में था। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। ये उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझाती है ना? हाँ। गैट्सबी सिर्फ डेजी को वापस नहीं पाना चाहता, बल्कि वो समय को वापस मोड़ना चाहता है। समय को पीछे ले जाना चाहता है। बिल्कुल। वो चाहता है कि डेजी टॉम से कहे कि उसने उससे कभी प्यार ही नहीं किया। वो उन 5 सालों के इतिहास को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। ये तो पागलपन है। हाँ, वो हरी लाइट केवल डेजी का प्रतीक नहीं है, वो गैट्सबी की उस अवास्तविक उम्मीद का प्रतीक है। वो उस भविष्य का प्रतीक है जो असल में कहीं पीछे अतीत में ही छूट चुका है। लेकिन मैं यहाँ गैट्सबी के इस प्यार पर थोड़ा सवाल उठाना चाहती हूँ, मतलब एक चुनौती देना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछिए। क्या गैट्सबी सच में डेजी नाम की उस असल महिला से प्यार करता है या वो सिर्फ अतीत के उस आइडिया के प्यार में पागल है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि जब हम किसी इंसान को एक देवी या एक सर्वोच्च लक्ष्य की तरह पूजने लगते हैं, तो हम असल में उसकी इंसानियत को ही खत्म कर देते हैं। गैट्सबी के लिए डेजी ऐसा लगता है जैसे वो उसके अमेरिकन ड्रीम का अंतिम इनाम हो। एक ट्रॉफी की तरह। हाँ, जैसे आलीशान घर मिल गया, महंगी गाड़ियां मिल गईं, अब बस ये ओल्ड मनी वाली लड़की मिल जाए तो मेरा कलेक्शन पूरा हो जाएगा। आपके इस नजरिए में बहुत सच्चाई है। मेरा भी यही मानना है कि गैट्सबी ने डेजी की एक ऐसी काल्पनिक छवि अपने दिमाग में बना ली है जो हकीकत से कोसों दूर है। इंसान समय के साथ बदलता है ना? बिल्कुल। जिस लड़की को उसने 5 साल पहले देखा था, वो अब एक बच्ची की माँ है। वो एक जटिल और कई मायनों में स्वार्थी महिला बन चुकी है। लेकिन गैट्सबी अपनी जिद पर अड़ा है। हाँ, वो मानता है कि अपने इस नए कमाए गए पैसे के दम पर वो वक्त के पहिए को उल्टा घुमा सकता है। जब लोग उसे बताते हैं कि आप अतीत को नहीं दोहरा सकते, तो पता है वो क्या कहता है? क्या कहता है? वो बहुत ही मासूमियत और आत्मविश्वास से कहता है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल दोहरा सकता हूँ। ये एक ऐसी अंधी जिद है जो उसे सच्चाई से बहुत दूर ले जाती है। वो अपने सपने में इतना अंधा हो चुका है कि उसे उस रईसों की दुनिया की क्रूर सच्चाई दिखाई ही नहीं देती, जिसके पीछे वो इतनी शिद्दत से भाग रहा है। बिल्कुल। और जब हम अमीरी के इस दिखावे से पर्दा हटाते हैं तो इस कहानी का सबसे स्याह और वास्तविक रूप हमारे सामने आता है, जो कि बहुत भयानक है। हाँ, ये रूप सिर्फ शानदार बंगलों और उस हरी लाइट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही भौतिक और गंदा परिणाम भी है। तो इस सब का मतलब क्या है? हम इसे कैसे समझें? देखिए, अगर हम इसके पीछे के सामाजिक और भौगोलिक तंत्र को समझें, तो हमें वैली ऑफ एशेज यानी राख की घाटी की ओर देखना होगा। राख की घाटी, ये कोई असली जगह है क्या? ये कोई सिर्फ प्रतीकात्मक जगह नहीं है, बल्कि ये न्यूयॉर्क शहर और उन चमकते हुए एग्स मतलब वेस्ट और ईस्ट एग के बीच का एक औद्योगिक बंजर इलाका है। अच्छा, जहाँ कारखाने होते हैं। हाँ, जब ये अमीर लोग अपनी महंगी कारों या ट्रेनों में बैठकर न्यूयॉर्क शहर में मौज मस्ती करने जाते हैं ना, तो उन्हें इस इलाके से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये वो जगह है जहाँ रईसों के कारखानों से निकलने वाली राख उड़ती है,
जहां हवा में धुआं है। बिल्कुल, और जहां जॉर्ज विल्सन जैसे गरीब मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। जॉर्ज विल्सन, वो कौन है? विल्सन का वहां एक छोटा सा गैराज है और उसकी पत्नी मर्टल टॉम बुकैनन की रखेल है। ओह, तो अमीर टॉम उस गरीब इलाके की महिला का फायदा उठा रहा है। हाँ, ये इलाका इस बात का चीख चीख कर सबूत देता है कि अमेरिकन ड्रीम का फायदा हर किसी को नहीं मिलता। मतलब अगर अमेरिकन ड्रीम का अंतिम परिणाम यही राख की घाटी है, तो क्या पैसा सच में इंसान को आजादी देता है, या वो सिर्फ दूसरों का शोषण करने का एक लाइसेंस बन जाता है? तथ्य तो यही है कि वैली ऑफ एशेस केवल एक भौगोलिक जगह नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस नैतिक पतन का भौतिक रूप है जिसे समाज का अमीर वर्ग अपने पीछे छोड़ देता है। टॉम विल्सन की पत्नी का इस्तेमाल करता है और उसे उसी राख भरी दुनिया में छोड़ देता है। कितना भयानक है। टॉम और डेजी जैसे ओल्ड मनी वाले लोगों के पास बेहिसाब पैसा है, लेकिन वे अंदर से पूरी तरह से खोखले हैं। वे अपनी गलतियों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। उन्हें लगता है कि उनका पैसा उन्हें किसी भी नियम या परिणाम से बचा सकता है। एकदम सही। और यही बात कहानी के चरमोत्कर्ष यानी उस भयानक दुर्घटना वाले दिन पूरी तरह से साबित हो जाती है। वो दिन जब सब कुछ बदल गया। हाँ, जब डेजी गैट्सबी की पीली कार चला रही होती है तो वो गलती से मर्टल विल्सन की पत्नी को टक्कर मार देती है। मर्टल की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन डेजी कार नहीं रोकते। बिल्कुल नहीं, वो वहां से भाग जाती है और यहाँ टॉम बुकानन अपनी असली चाल चलता है। वो बहुत चालाक इंसान है। हाँ, जब विल्सन अपनी पत्नी की मौत से पागल हो जाता है तो टॉम उसे बता देता है कि वो पीली कार गैट्सबी की थी। वह विल्सन को गैट्सबी के खिलाफ भड़काता है। हाँ, ये जानते हुए भी कि कार असल में डेजी चला रही थी। यही वो तंत्र है जिसके जरिए ओल्ड मनी काम करती है। टॉम और डेजी ने एक भयानक गंदगी फैलाई, एक इंसान की जान ले ली। लेकिन वे अपने पैसे और अपनी सामाजिक हैसियत की दीवार के पीछे सुरक्षित छिप जाते हैं। बिल्कुल, वे गैट्सबी को इस पूरे अपराध का जिम्मेदार बनने के लिए छोड़ देते हैं। और गैट्सबी, वो क्या करता है? गैट्सबी भी डेजी को बचाने के लिए यह इल्जाम अपने सिर लेने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका वो जो अंधा प्यार है ना, वो अभी भी उस पर हावी है। ये दिखाता है कि पैसा आपको आजादी नहीं, बल्कि दूसरों का शोषण करने और खुद को बचाने का एक लाइसेंस देता है। एकदम सही। टॉम और डेजी उस राख की घाटी से बहुत दूर अपने सुरक्षित महल में वापस लौट जाते हैं, और इसका परिणाम वो होता है जो इस कहानी का सबसे भावुक और चौंकाने वाला हिस्सा है। उसे गोली मारता है और फिर खुदकुशी कर लेता है। वो गैट्सबी जिसके घर के आसपास हमेशा हजारों लोगों की भीड़ बिनबिनाती रहती थी, वो अपने पूल में खून से लथपथ बिल्कुल अकेला मारा जाता है। ये बहुत ही दुखद है। मैं कहूंगा कि गैट्सबी की मौत के बाद का जो सन्नाटा है ना, वो उसकी पार्टियों के शोर से कहीं ज्यादा गूंजता है। बहुत खूब कहा आपने। जब गैट्सबी का अंतिम संस्कार होता है तो वो दृश्य सच में दिल चीर देने वाला है। जिन लोगों ने उसकी महंगी शराब पी, जो उसके घर में हफ्तों तक रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे, उनमें से एक भी इंसान उसे विदा करने नहीं आता। एक भी नहीं। और डेजी, जिसके लिए उसने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया था, वो एक फूल तक नहीं भेजती। ये उस खोखले समाज की सच्चाई है। ये किसी डूबते जहाज की घिसी पिटी कहानी नहीं है। ये एक ऐसे भव्य थिएटर की तरह है जहां नाटक खत्म होते ही सारे दर्शक तुरंत अपने अपने घर चले जाते हैं और मुख्य अभिनेता उस खाली अंधेरे मंच पर बिल्कुल अकेला खड़ा रह जाता है। हाँ, उसे देखने वाला, उसकी सराहना करने वाला कोई नहीं है। यहाँ एक और पहलू है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो क्या है? गैट्सबी की दौलत भले ही अवैध तरीकों से आई थी, लेकिन वह उस अभिजात्य वर्ग का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था जो पहले से ही अंदर से सड़ा हुआ था। ओल्ड मनी वाले लोग। हाँ, जब सच्चाई सामने आती है तो वे उसे एक अपराधी कहकर खारिज कर देते हैं और अपनी साफ सुथरी जिंदगी में लौट जाते हैं। गैट्सबी की त्रासदी यह है कि उसने ऐसे लोगों से वफादारी उम्मीद की जो वफादारी शब्द का मतलब ही नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक गहरी उलझन है। बताइए, क्या उलझन है? अगर गैट्सबी का सपना ही गलत था, अगर वह एक खोखली दुनिया के पीछे भाग रहा था, उसने अवैध शराब बेचकर पैसा कमाया और अंत में वो पूरी तरह से भ्रमित होकर मारा गया, हाँ। तो फिट्जगेराल्ड ने अपनी इस किताब का नाम द ग्रेट गैट्सबी क्यों रखा? लेखक ने उसे ग्रेट या महान क्यों कहा? क्या ये सिर्फ अमीरों पर एक व्यंग्य है? ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है, लेकिन मैं समझाता हूं। इसका जवाब गैट्सबी की खामियों में नहीं, बल्कि उसकी उस एक अनोखी खूबी में छिपा है जो उस पूरे समाज में किसी और के पास नहीं थी। कैसी खूबी?
लेखक उसे महान इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसने अवैध रूप से बहुत सारा पैसा कमाया था या क्योंकि उसने सबसे बड़ी पार्टियां दी थीं। तो फिर क्यों? उसे महान इसलिए कहा गया है क्योंकि दिखावे की इस पूरी तरह से निंदक और खोखली दुनिया में कम से कम गैट्सबी के पास एक सपना था। एक ऐसा सपना जो उसे उस भीड़ से अलग करता था। हाँ, टॉम और डेजी के पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास जीने की कोई असली वजह नहीं थी। वे बोरियत और स्वार्थ से भरे हुए लोग थे, एकदम खाली लोग। इसके विपरीत गैट्सबी के अंदर उम्मीद करने की एक असाधारण क्षमता थी, अ गिफ्ट फॉर होप। वो उस हरी लाइट, उस भविष्य के प्रति अपनी अंतिम सांस तक पूरी तरह वफादार रहा। भले ही वह सपना एक गलत दंगला पर टिका था। बिल्कुल, भले ही डेजी उस प्यार के लायक नहीं थी, लेकिन गैट्सबी का वो समर्पण, उसकी वो वफादारी उसे उस पूरी संवेदनहीन भीड़ से बहुत ऊपर उठा देती है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। वो उस अमेरिकन ड्रीम के मूल विचार का प्रतीक है, जिसमें इंसान अपनी उम्मीदों के दम पर कुछ भी रच सकता है। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कहानी सिर्फ 1920 के दशक के जॉज एज की कोई पुरानी दास्तान नहीं है। ये हमारे आज के समाज का भी एक बहुत ही सटीक आईना है। हाँ, ये हमें चेतावनी देती है कि दिखावे और सिर्फ बाहरी चमक दमक पर टिकी दुनिया हमेशा अंदर से खोखली होती है। पैसा आपके लिए आलीशान बंगले खरीद सकता है, आपके आसपास भीड़ इकट्ठी कर सकता है, लेकिन ये आपके चरित्र का निर्माण नहीं कर सकता और न ही ये आपको सच्ची वफादारी दिला सकता है। और सबसे अहम बात, अतीत को जबरदस्ती फ्रेम करके वर्तमान बनाने की जिद हमेशा विनाश का ही रास्ता तय करती है। इन सारे सबक के साथ साथ कहानी हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि सफलता की हमारी अपनी परिभाषा क्या है। मतलब क्या हम सिर्फ भौतिक चीजों को इकट्ठा करने को ही सफलता मानते हैं? या हमारे जीवन का कोई गहरा उद्देश्य भी है? टॉम और डेजी जैसी सफलता असल में एक नैतिक विफलता है। बिल्कुल। और इसी बात से एक ऐसा विचार उभर कर आता है जो हमें लंबे समय तक बेचैन कर सकता है। गैट्सबी एक अवास्तविक, शायद एक गलत सपने के पीछे भागा और उसने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवा दी। उसकी कहानी एक भयानक त्रासदी है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या टॉम और डेजी की तरह बिना किसी सच्चे सपने, बिना किसी भावना के एक बिल्कुल सुरक्षित लेकिन पूरी तरह से खाली और स्वार्थी जिंदगी जीना बेहतर है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर एक नामुमकिन सपने के टूट जाने की त्रासदी भी कुछ भी महसूस न कर पाने वाले इस खोखले समाज से कहीं ज्यादा महान और जीवंत है? सोचने वाली बात है। क्या दिल का टूटना दिल के पूरी तरह से सुन्न हो जाने से बेहतर नहीं है? हम आज की इस गहन चर्चा को इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं। खुद तय कीजिए कि आप किस तरह की महानता चुनना चाहेंगे।